Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the sixth lecture video, and in this video we will continue common base. And in common base we have seen this output characteristics, and in this output characteristic there are three regions. This is saturation region, this is active region, and below this is cutoff region. And we will see all three region in details. Okay, what happened in active region? In this region, active region, this is the region. In this region we have seen that this graph is almost straight, not fully straight but almost straight. ओके तो इसमें क्या हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्टिव रीजन है इसमें दोनों जंक्शन को हम लोग एमिटर जंक्शन को हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन को हम लोग करते हैं रिवर्स बायस. ये सबसे पहला कंडीशन है एक्टिव रीजन होने का, सबसे पहला कंडीशन. उसके बाद जो है इसमें जब I बराबर 0 हो जाता है, ये वाला कंडीशन हम लोग को पता है कि इसमें क्या होता है, IC बराबर अल्फा I IC नॉट, ये एक्सप्रेशन होता है. अब जब I 0 हो जाए तो IC बराबर क्या हो जाएगा, IC नॉट. ये कंडीशन हो गया. तो यहाँ पे अल्फा जब 0 हो गया, ये IE 0 हो गया तो IC बराबर IC नॉट हो जाता है. ठीक है. इसमें हम लोग को लगता है कि जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCB है. इट डजंट डिपेंड ऑन VCB क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है. लेकिन बाद में हम लोग देखें कि ड्यू टू अर्ली इफेक्ट हल्का सा वेरिएशन होता है, यानी कि VCB बढ़ाने से मॉडुलस ले रहा है, वो PNP है या NPN है, उसके कारण प्लस माइनस होगा. हल्का सा ये इंक्रीज करने से IC बढ़ता है अर्ली इफेक्ट के कारण. ये भी हम लोग देख चुके हैं. तो ये एक्टिव रीजन का इतना कैरेक्टरिस्टिक हो गया. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं सैचुरेशन रीजन में. तो सैचुरेशन रीजन में हम लोग को पता है, सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस होता है, दोनों फॉरवर्ड बायस होता है जंक्शन. अब जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो जैसे ये PNP ट्रांजिस्टर एक ले लेते हैं. पहले तो ये फॉरवर्ड बायस था ही, अब इसको भी फॉरवर्ड कर दिया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया. तो यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट आ जाएगा. तो इस करंट के कारण यहाँ पे अब जो है ज्यादा से ज्यादा ये ऐसे भी इधर करंट जाना चाहेगा सैचुरेशन करंट में, यानी कि डिफ्यूजन करंट यहाँ पे आएगा. तो इसी के कारण ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बनता है. क्या होता है कि जब जैसे ही VCB को 0 के इधर लाते हैं, 0 के इधर, तो हल्का सा बढ़ाने से IC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ये तो यानी 0 के इधर, मतलब अगर मान लीजिए इसको ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव करते हैं. अगर ये पॉजिटिव था VCB, PNP NPN के कारण चेंज होता था, ये तो स्लाइटली निगेटिव करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड है तो रिवर्स, रिवर्स है तो फॉरवर्ड. जैसे ही 0 के इधर लाते हैं, 0 के इधर लाएंगे तो यहाँ पे सडन इंक्रीज होगा IC का. ठीक है. तो यानी कि IC जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन करंट हो गया ना. तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली तेजी से इंक्रीज करेगा. इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया सैचुरेशन रीजन का. ठीक है. कि VCB को हल्का सा भी बढ़ाएंगे, एकदम बहुत माइन्यूट, देख नहीं रहे यहाँ पे, हल्का सा बढ़ाएं तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया. ठीक है. यहाँ पे एक टर्म है हल्कियाज में लिखा हुआ था, मिलीमन हल्कियाज, जिसको येलो पैड, जो कि बाइबल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बुक भी बोला जाता है, उसमें बॉटमिंग हैज टेकन प्लेस यहाँ पे लिखता है. क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये हल्का सा नेगेटिव करंट हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो हल्का ये पॉजिटिव हो जाएगा. NPN PNP के कारण चेंज होता रहता है, इसीलिए अभी हम यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव दे नहीं रहे हैं. ठीक है. तो ये इसको कहते हैं एकदम नीचे चला जाएगा क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है ना, थोड़ा सा डायरेक्शन जो पहले से आ रहा था उसको कमी हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग बॉटमिंग का एक कंसेप्ट आता है.
बॉटमिंग हैज टेकन प्लेस। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, मे भी कभी आ जाए। ठीक है, अब लास्ट रीजन जो है उसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, लास्ट रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ रीजन कौन सा रीजन है? जिसमें इमीटर जंक्शन भी रिवर्स बायस और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस, दोनों रिवर्स बायस, यानी ये नीचे वाला। ठीक है, अब हमको पता है कि आई बराबर क्या होता है? आईसी प्लस आईबी, किरचॉफ्स करंट लॉ से ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं। अगर आई को 0 कर दे, यानी ये कंडीशन आई 0, तो आईसी बराबर माइनस आईबी होगा। और हमको पता है आईसी कितना है, तो यानी यहां हो जाएगा आईसी नॉट, यानी आईबी बराबर निगेटिव आईबी बराबर आईसी नॉट, या आईसी बराबर या आईबी बराबर माइनस आईसी नॉट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो यानी कि जैसे ही आई को 0 कर दिए तो आईसी इतना के बराबर हो गया, और ये हमको पता है। तो ये हो गया कट ऑफ का। अब यहाँ पे हमको देख के जो लग रहा है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, हल्का सा जो डेविएट है, हल्का सा ना ऊपर उठा हुआ है, अर्ली इफेक्ट के कारण नहीं है, ऑलमोस्ट फिर भी स्ट्रेट है। तो ये करंट सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब कांस्टेंट करंट देगा विथ इंक्रीज इन वीसीबी। वीसीबी आप बढ़ाते जाइए, लेकिन करंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक्टिव रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन बेस का, इसको कहते हैं कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक। कांस्टेंट करंट यानी करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इट इज सिमिलर टू द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेट। फेट में जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका ये सिमिलरिटी है। क्या है वो हम लोग फेट में देखेंगे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका यूज जो है कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये जो है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। करंट करंट इसको कंट्रोल कर रहा है आई, और करंट सोर्स ये एज ए करंट सोर्स यूज होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज एक और अभी हम लोग देख लेते हैं, और जब कॉमन कलेक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेबल बना लेंगे प्रॉपर्टीज। इसमें देखते हैं, तो इसका जो इनपुट रेसिस्टेंस है ये लो होता है, और आउटपुट रेसिस्टेंस जो है ये हाई होता है। ठीक है, इनपुट रेसिस्टेंस लो, आउटपुट रेसिस्टेंस हाई। और जो इसका करंट गेन जो है हम लोग देखे थे, इसका करंट गेन यानी कि अल्फा, ये क्या होता है? अल्फा स्लाइटली लेस देन 1 होता है, यानी 98, ये 0.99 कुछ भी होगा, लेकिन हल्का सा 1 से लेस होगा, तो इसका करंट गेन क्या होता है? लो होता है। और इसमें वोल्टेज गेन पूरा होता है, वोल्टेज गेन बहुत होता है, वोल्टेज गेन हाईएस्ट। और इसका एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, तो पावर गेन मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट पावर गेन। ठीक है, क्योंकि ये एक हाईएस्ट है एक लोएस्ट है, अगर ये दोनों मॉडरेट हो जाता तो ये हाईएस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पावर गेन क्या हो गया? मॉडरेट हो गया। और फेज शिफ्ट की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट देता है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। ये क्या है? फेज शिफ्ट कि आपने अगर इनपुट दिया ऐसे, ये इनपुट है, तो आउटपुट जो है ये वोल्टेज का काम बात कर रहा है, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन है ना। तो मान लीजिए वोल्टेज आपने ऐसा दिया तो इसका वोल्टेज ये हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे भी ऐसे ही स्टार्ट होगा, यानी कि फेज शिफ्ट इसका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो होता है कॉमन बेस जो होता है ये लार्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट
कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन बेस का कि ये जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है ऑपरेशन के लिए ये लार्ज होता है, तो इसके कारण इट इज सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। सिर्फ यही कॉमन बेस, बाकी वो दोनों नहीं होता, कॉमन कलेक्टर कॉमन इमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कि इट ऑफर्स लार्ज बैंडविड्थ, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशन तो एक तो बता चुके हैं कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज होगा। एप्लीकेशन कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है। दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, अब ये देखिए ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट दिया था, 0 डिग्री, और तो ये यानी कि इन्वर्टिंग का मतलब उल्टा और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब सीधा, तो ये नॉन इन्वर्टिंग है और इसमें वोल्टेज गेन हाईएस्ट था ना, तो ये जो है इट इज यूज एज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, सेकंड ये इट इज यूज्ड एज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट है, अब चूंकि ये लार्ज बैंडविड्थ ऑफर करता है तो इट इज यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज हो सकता है। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट यूज है कि इम्पिडेंस मैचिंग के बीच में यूज होता है, इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। अब जैसे देखिए ये कॉमन बेस है, अब हमको पता है कि इसका इनपुट क्या होता है, बहुत कम, ये लो होता है और ये क्या होता है, हाई होता है, और आउटपुट हाई होता है। मान लीजिए एक डिवाइस है, इसका ये हाई है और एक डिवाइस है इसका ये लो है, इनपुट रेसिस्टेंस यहाँ पे लो है। ए डिवाइस है इसका लो है और एक बी डिवाइस है इसका हाई है। अब दोनों को आपको मिलाना है डिवाइस को, तो डायरेक्ट मिलाइएगा तो इम्पिडेंस मिसमैच हो जाएगा। इम्पिडेंस मिसमैच बहुत बड़ा नॉइस का बहुत बड़ा ये सोर्स है और वो मैचिंग होगा ही नहीं, वो जो आप जो चाह रहे हैं डिजायरेबल रिजल्ट वो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे लो है इम्पिडेंस और यहाँ पे इम्पिडेंस हाई है। अब ये दोनों को मैच कैसे करें, हमको मैच करना है, तो यहाँ पे हम लोग एज ए कॉमन बेस बीच में लगा दिए, तो ये इनपुट लो, तो ये लो लो मैच कर गया और ये इसको हाई कर देगा, तो इसको मिला दीजिए, तो ये हाई, यानी ए और बी जो है अब आप यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़े हैं, बीच में कॉमन बेस लगा के, तो इसको कहते हैं इम्पिडेंस मैचिंग के लिए कॉमन बेस का यूज हुआ। ठीक है, तो ये सारा था कॉमन बेस के बारे में। अब कॉमन बेस कंप्लीट हो गया। In the next lecture video, we will see common emitter. Okay, thank you.